नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम। जय जय श्री जय राम, जय जय सिया जय राम। श्री राम। दर्शकों, किसान आंदोलन कितना सुंदर नाम लगता है, कितना पवित्र नाम लगता है जब आगे किसान शब्द आ जाता है। उसके साथ आंदोलन आता है। चलिए ठीक है, आंदोलनों की रवायत है इस देश में। लेकिन इस बार किसान आंदोलन पार्ट टू, एक आंदोलन इससे पहले देखा था, उसको आंदोलन नहीं बल्कि पूरी तरीके से अराजक कहिए, मंडियों के दलालों का, मंडी के माफियाओं के, उसके साथ साथ खालिस्तानी अलगाववाद के नारे, ये सारा कुछ देश ने किसान के नाम पर देखा है किसान बिल के समय। अब एक बार फिर, जबकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब गल्फ कंट्रीज में भी राम मंदिर बन रहा है, पूरी तरीके से चुनाव का माहौल सेट हो चुका है। बमुश्किल 50 या 60 दिन का कुल वक्त बचा है चुनाव के आने में। ऐसे में किसान कोई समस्या ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। और खासतौर से एक ध्यान दीजिए कि दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं जो भी तथाकथित किसान, वो सिर्फ एक प्रदेश से, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां कांग्रेस का एक अच्छा नेटवर्क है, उस तरफ से। आज गाजीपुर बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने में, राजस्थान से दिल्ली की तरफ आने वाले बॉर्डर पर कोई समस्या नहीं है। क्या किसान केवल एक प्रदेश में रहते हैं? क्या किसानों के मसीहा केवल और केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है? दरअसल ये पूरा खेल है क्या बाबा जी? ये किसान आंदोलन है या पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए एक चुनावी आंदोलन है, या खालिस्तानी छाया भी यहां कहीं है क्या ये पूरा कुछ जो इस बार सजा है? क्योंकि मर्सिडीज है सर, 60 लाख 70 लाख गाड़ियों की कीमत की गाड़ियों के पीछे ट्रालियां जुटी हुई हैं। एक बार फिर वही 5 स्टार इंतजाम, क्या है ये? सर देखिए, ये सो कॉल्ड जो किसान आंदोलन पिछला वाला, पहला वाला भी और ये भी, इसके पीछे सर देखिए अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग्स की तो बात पुरानी हो गई है, वो है और उसको नकार नहीं सकते आप। पर इस बार जो मेन निशाना है वो सर है लोकसभा चुनाव। ये लोकसभा चुनाव में राम लहर से उपजी जो प्रचंड लहर है, सुनामी है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। और इसमें इस बार मेन प्लेयर सर कांग्रेस नहीं है, इस बार मेन प्लेयर आम आदमी पार्टी है। सर आम आदमी पार्टी की सर्वाइवल, उनको मालूम है कि दिल्ली में उनको एक भी सीट नहीं मिलनी है, तो उनको और देश में और कहीं नहीं मिलनी है, तो उनको जो भी सीटें मिल सकती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मिल सकती हैं। पंजाब में 13 सीट्स स्टेक पे हैं। तो सर, और सर राम लहर से पंजाब का हिंदू बहुत बहुत मजबूत तरीके से बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पीछे पोलराइज हुआ है। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते, और इस बात को केजरीवाल साहब बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सर इस बार का जो आंदोलन है वो पूरी तरह आम आदमी और पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित है। सर पंजाब सरकार ने बाकायदा आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट किया है कि वो शंभू बॉर्डर या हर खनौरी बॉर्डर, ये बॉर्डर वो बॉर्डर पे आए, जमे रहें और बाकायदा बैरियर तोड़कर हरियाणा में घुसने के लिए संघर्ष करें। हरियाणा पुलिस ने भी, भाई एक मिनट सर, पुलिस तो आपको मालूम है हुक्म की गुलाम होती है। पुलिस को तो जो खट्टर साहब बोल देंगे पुलिस ने वो करना है। खट्टर साहब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हैं, तो खट्टर साहब को जो दिल्ली से ऑर्डर आ जाएगा खट्टर साहब ने फॉलो करना है। तो खट्टर साहब को इस बार सख्त आदेश हैं कि दिल्ली बॉर्डर तक नहीं कोई पहुंचना चाहिए। सर इस बार इधर से भी राजस्थान है, राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा जी बैठे हैं, इधर यूपी में योगी बाबा है, तो दिल्ली घेरने की तैयारी है। अब समस्या ये हो गई कि दिल्ली तो घिरी नहीं, पंजाब घिर गया है। वो तो शुक्र मनाइए कि पंजाब से लगा हुआ चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ से लगा हुआ पंचकुला हरियाणा है, कि कम से कम एक रास्ता खुला हुआ है।
कि देश का आवागमन जो है वो, कल हम लोग जब लखनऊ अयोध्या जी से वापस आया हूं मैं, तो हम अंबाले से पहले वो करके फिर पंचकुला वाली रोड पकड़ के चंडीगढ़ में घुसे और चंडीगढ़ से फिर जलंधर आए हम। तो सर आज की तारीख में शंभू बॉर्डर पे किसानों का जमावड़ा है, वही सिंघू बॉर्डर वाले सीन है, और बैरिकेड तोड़ने की तैयारी चल रही है। हरियाणा पुलिस डटी हुई है, बहुत कायदे से वो सेवा कर रही है, और ड्रोन से टीयर गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं। तो पंजाब पुलिस ने और पंजाब सरकार ने बाकायदा हरियाणा पुलिस से जवाब तलब किया है कि आपका ड्रोन हमारी सीमा में कैसे घुस गया, आपका किसान हमारी सीमा में आके उत्पात कर सकता है। क्यों? आपका किसान हमारी सीमा में आके देश को बंधक बना सकता है, पर हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, देश को अराजकता से बचाने के लिए हमारा ड्रोन पंजाब की सीमा में कैसे घुस गया। ये सर, ये तो स्टैंस है, ये राजनीति है आम आदमी पार्टी की, कि किसी भी कीमत पर दिल्ली को घिरवा दिया जाए पंजाब। और सर आपको मालूम है इस पर डिमांड्स क्या हैं? आखिर ये आंदोलन किस लिए हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, एमएसपी के लिए। एमएसपी की गारंटी दो। अगर इनसे पूछ लिया जाए ना कि एमएसपी की गारंटी का मतलब क्या होता है, सर मैंने तो अपने चैनल पे चैलेंज किया है पूरे देश में, कोई किसान या कोई किसान नेता आके, मेरा नंबर इस स्क्रीन पे है, मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आई के मुझसे ओपन बहस करो। देश के सभी किसान नेताओं से को ओपन चैलेंज है, आइए एमएसपी की गारंटी पे मुझसे बहस कीजिए और पब्लिक को बताइए कि एमएसपी की गारंटी यदि सरकार देना चाहे तो क्यों नहीं दे सकती। कांग्रेस ने बोला हम तो दे देंगे। अरे भैया 2003 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, 2004 से 14 तक आप ही तो थे, काहे नहीं दे दिए? आम आदमी पार्टी ने जब पिछला आंदोलन कराया सिंघू बॉर्डर पे तो बोला कि हम दे देंगे। आपके यहां पंजाब में है तो सही, पंजाब में किसकी सरकार है, काहे नहीं दे दिए एमएसपी की गारंटी? कल मुझे एक किसान नेता नहीं थे, किसान थे, मैं आज भी उनको फोन कर रहा था, उन्होंने फोन उठाया नहीं। वो मुझसे, मैं खाना खाते खाते उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं आपकी बातें सारी सही है पर हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता वो ये होता है कि जी अगर हमारा 1 एकड़ में अगर 20 क्विंटल गेहूं होता है तो सरकार पता नहीं क्यों 16 ही खरीदती है, तो वो तो एमएसपी भी हमारा बिक जाता है, और जो 4 क्विंटल बच जाता है उसको हमको मार्केट में बेचना पड़ता है। तो वो जो मार्केट है वो 300-400 रुपया सस्ता लेता है। खैर उस वक्त उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, आज मैं उनको या सभी देश के मेरे सब किसानों को, दर्शकों को, आम जनता से एक सवाल पूछ रहा हूं, इन किसानों से। चलिए साहब, आप ये एमएसपी की गारंटी चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रेट 3000 रुपया है तो कोई आढ़तिया, ओपन मार्केट, कोई कॉर्पोरेट, कोई दुकानदार, कोई स्टॉकिस्ट 3000 का माल 2900 में ना खरीदने पाए। अगर 2900 में खरीदता है तो जेल में उठा के डाल दो, यही ना गारंटी हुई? कहने का मतलब 3000 का रेट फिक्स हो गया। सर पिछली बार सरसों 8000 बिक रही थी, 9000 तक गई है, 7000, एमएसपी मात्र 5052 से 5400 है। सर जिस दिन गेहूं का रेट 4000 हो जाएगा उस दिन भी क्या 3000 की गारंटी चलेगी? आप बताइए ना। मतलब आप, और एक चीज और भी है सर, कि ये जिस एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, आपने अभी जब रेट का डिफरेंस बताया कि ओपन मार्केट में कई बार जो है फसल का रेट बहुत ज्यादा होता है, सरसों का आपने एग्जांपल दिया, इसी के साथ एक चीज और भी होगा, डिमांड और सप्लाई पे चलता है ना सारा बाजार भाव। अगर किसी समय एमएसपी अच्छी देख के पूरे देश के किसानों ने केवल गेहूं बो दिया और बाकी फसलें हटा ली, साहब बाजार में क्या स्थिति होगी?
और कभी इस तरह का जो इम्बैलेंस आएगा, उस इम्बैलेंस को ये कैसे पूरा करेंगे? फिर तो ये हर सीजन में एक आंदोलन का रास्ता खोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सर, अगर आप ये सवाल किसी किसान से पूछ देंगे ना, तो आपको वो देशद्रोही, किसान द्रोही आपके घर पे गोबर की ट्राली पलट देंगे कि अरे सवाल पूछता है, किसान से सवाल पूछता है, अन्नदाता से सवाल पूछता है। पर सर, सवाल तो देश को, तो आपको जवाब तो, भाई आप आंदोलन कर रहे हो, दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे हो, तो देश को जवाब तो देना पड़ेगा कि आपको अगर 3,000 रुपए मान लीजिए एमएसपी की गारंटी मिल गई, तो 2900 में तो नहीं खरीद सकता कोई अड़तिया। 3200 में, जिस दिन रेट 3200 हो गया, उस दिन क्या करोगे? अच्छा, 3200 रेट होता क्यों है? आखिर सरसों का रेट 8,000 क्यों गया? अरे भैया, मार्केट है। तो आप ये कहना चाहते हो कि मार्केट में रेट एमएसपी से कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो जाए। अच्छा, जिस दिन 8,000 का रेट हो गया, उस दिन एमएसपी पे अपना माल बेचोगे? सर एक बार बताइए ना, मान लीजिए 2300 रुपया गेहूं, 2400 रुपया, 2400 कुछ रुपया जो है गेहूं की एमएसपी है, हाँ, 2275 रुपया गेहूं की एमएसपी है। अभी 3,000 का रेट हो जाए तो बेचोगे सरकार को? तब तो उसी अड़तिया को बोलोगे ना कि 3,000 का रेट है, अड़तिया बोलेगा ना। एक चीज और सर, एक चीज और सर, एमएसपी की गारंटी सरकार से आपने ले लिया और आपने गेहूं पैदा कर दिया और बाजार में उसका ज्यादा भाव है। अब वो सरकार जो वेयर हाउस का इंतजाम कर लेगी एमएसपी की गारंटी देने के बाद, बड़े बड़े वेयर हाउस बना लेगी ताकि आपका पूरा माल खरीद कर रखा जाए, तो उस सरकार को, उस सरकारी एजेंसी को अपने खेत से गेहूं जब्त करने का आदेश देंगे कि भैया हमारा गेहूं जो भाई हमसे करा कर रखा है, गेहूं हम जब्त करेंगे, नहीं बेचने देंगे तुमको ओपन मार्केट में। फिर क्या होगा? नहीं, अब किसान डंडा लेके मंडी की पहरेदारी करेगा ना कि नहीं, 3,000 से रेट कम भी नहीं होना चाहिए। तो अरे ज्यादा तो होगा। किसान को दुनिया की कोई सरकार मार्केट को रेगुलेट कर सकती है? यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन का, गेहूं का भाव बढ़ेगा, तब आप बढ़े हुए भाव की गारंटी तो चाहिए आपको, उस पर बेचेंगे। पर इसका मतलब, किसानों से एक सवाल है ना, इसका मतलब आप मार्केट फोर्सेस, मार्केट की जो इकोनॉमी है, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, उसको नकार देना चाहते हैं। अरे भैया, ये दुनिया का हर भाव मार्केट ड्रिवन है। भाई शाश्वत नियम को कोई कैसे बदल लहसुन सकता है? 500 रुपए किलो बिक रहा है, लहसुन 15 रुपए किलो भी मैंने बिकता देखा है। तो 500 रुपए जब बिक रहा है तब तो बल्ले बल्ले है, जब 15 रुपए बिक रहा है तो फिर, अरे तो मार्केट से। और किसानों को इस बात को समझना होगा कि आप मार्केट को सीन से नहीं हटा सकते। जी सर, आपने एक चीज कही कि किसानों को इस बात को समझना होगा। आपने ये कहा कि ये निश्चित रूप से सामने दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार इसको लीड कर रही है और ये इलेक्शन यानी चुनावी आंदोलन खड़ा है। आप कह रहे हैं किसान को समझना होगा। देश का किसान क्या समझ नहीं रहा है? उसका उदाहरण आप देखिए ना, आप ही ने भी कहा, हमने भी इस बात को रिपीट किया, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, राजस्थान का बॉर्डर खुला हुआ है, दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर खुला हुआ है, दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? हिमाचल हरियाणा का बॉर्डर खुला हुआ है, दिल्ली क्यों नहीं आ रहा है किसान? राकेश टिकैत कहाँ हैं? बहुत सारे ऐसे चेहरे जो पिछले किसान आंदोलन पार्ट 1 में थे। तो इस तरह से ये साफ साफ समझ में आ रहा है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं किसानों की, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश को, पिछली बार भी एक खास तबका, बस इस बार इनको ठेकेदार नया मिला है। पिछली बार आप देखें तो किसान आंदोलन के नाम पर ही ये इकट्ठा हुए थे सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन उसके बाद खालिस्तानियों ने जिस तरीके से इस पे कब्जा किया, और इस बार भी वो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। और बाबा जी, जब आप ये कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल आंदोलन है, तो आम आदमी पार्टी के पीछे पंजाब में कौन खड़े हैं? खालिस्तानी नहीं खड़े हैं। इस बात से भला कौन इसको मान सकेगा? तो इस बार भी आम आदमी पार्टी, सो कॉल्ड 5 स्टार किसान, जो रैंड रोवर गाड़ियां और तमाम तरह की सुविधा और शराब की बोतलें और हर तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, उसी के साथ साथ किसान आंदोलन के नाम पर जो ऑस्ट्रेलिया में, जो यूएस में, जो यूके में जलसे सजाए गए थे, तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक बार फिर दिखाई दे रहा है इस राजनीतिक जलसे में। वो दिखेगा सर। देखिए ना, विपक्ष की हालत क्या है, इंडी अलायंस की हालत क्या है, ये आपको पता है।
अब जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। सर, पंजाब में इस वक्त 4 राजनीतिक ताकतें हैं, 4.5 मान लीजिए। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, अकाली दल है, भाजपा है। सर, अकाली दल को एक बात समझ में आ गई है कि उनको भाजपा से पैक्ट किए बिना उनकी नाव नहीं तैरेगी, उनका बेड़ा पार नहीं होने जा रहा, इसलिए उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनने की बात चल रही है। यदि अकाली दल और भाजपा दोनों मिल जाते हैं, मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं, तो इस वक्त आज की तारीख में सबसे बड़ा चंक अकाली भाजपा के पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के बाद हिंदू वोट, जो कि आम तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही वोटर रहा है, भाजपा को और अकालियों को तो बहुत कम वोट मिलता रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो हिंदू सरकार है, इनफैक्ट हिंदू वोट से बनी हुई सरकार है। कांग्रेस हमेशा हिंदू वोट से सरकार बनाती आई है। सर, वो इस बार जो है राम मंदिर मूवमेंट के बाद वो भाजपा के खेमे में आती हुई दिख रही है। सर, अगर अकालियों के साथ भाजपा का पैक्ट हो जाता है तो मैं आज का आकलन बता रहा हूं, 6 से 8 सीट अकाली भाजपा जीत सकते हैं। 6 तो मिनिमम है। अगर भाजपा अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो 3 की गारंटी है, चौथी भी आ सकती है, अकेले भी लड़ेगी अगर। और अगर कहीं अकालियों के साथ लड़ गई तो इट कैन बी 6 to 8 सीट्स। तो बची कितनी? 6 सीट मान लीजिए। 6 सीट में 3 कांग्रेस, 3 आम आदमी पार्टी। वैसे आज की जो स्थिति है उसमें तो आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आज की तारीख में। और सर, और पंजाब में अराजकता का वो माहौल है कि एक भी ट्रेन की पटरी या सड़क ऐसी नहीं है जिसको हर 15वें दिन जाम न किया गया हो। अभी कल जो है फिर भारत बंद का इन्होंने आह्वान दे दिया है। कल आज पंजाब में रेल रोको मूवमेंट है आज, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, आज रेल रोको है, कल भारत बंद है, कल ग्रामीण भारत बंद है। और हम लोग को सख्त इंस्ट्रक्शन है कि खबरदार कल बाहर दिखाई मत देना। गुंडागर्दी की तो वो आती है, एक्सटॉर्शन कॉल्स आती है कि मतलब आम व्यापारी का, आम बिजनेसमैन का, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। मतलब इस वक्त कम से कम 100 ऐसे गैंग्स सक्रिय हैं पंजाब में जो कि एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, रंगदारी की कॉल्स करके पैसे वसूलते हैं। और रंगदारी की कॉल्स दुबई से और कनाडा से और अमेरिका से आती हैं और लोकल गैंग्स वसूली करते हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर की तो ये स्थिति है, अराजकता की ये स्थिति कि आज रेल रोको है, कल जो है भारत बंद है। अच्छा, भारत बंद की डिमांड्स ऐसी डिमांड है कि आपको पढ़ के आंधी आ जाएगी। हर किसान, हर 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। हर किसान को 365 दिन 750 रुपया या 700 रुपया मनरेगा में, अपने खेत में काम करने के लिए मनरेगा में मजदूरी दी जाए, 365 दिन। सर, खेती किसानी हम भी करते हैं। यदि आप खेती किसानी का टोटल मैन आवर्स करें तो एक फसल का 50 या 60, कुछ फसलों में 100 मैन आवर्स में फसल पूरी हो जाती है। जैसे एक आदमी अगर खेत की जुताई कर रहा है तो 1 घंटा में जुताई किया तो 1 मैन आवर हुआ। उसके बाद बुआई में 1 मैन आवर हुआ, उसमें बुआई हो जाती है, 2 घंटे में हो जाएगी बुआई। उसके बाद 5 बार पानी दिया, गोड़ाई सोहाई, उसके बाद कटाई। तो पूरी गेम सर 30, 40, 50 या 100 मैन आवर्स की है, 8 घंटे की दिहाड़ी है। तो अगर मैन आवर्स को दिहाड़ी में कैलकुलेट करेंगे ना सर, तो 10 वर्किंग डेज से ज्यादा नहीं आएगा। 1 एकड़ की खेती में, एक फसल में पूरे साल का 40 वर्किंग डेज आता है। पर इनको बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद असली शर्त, महंगाई कंट्रोल में रहे। देश में महंगाई कंट्रोल करो, है गेहूं हमारा 40 रुपया खरीदो पर आटा 25 रुपया किलो बिकना चाहिए। फिर ऐसी तो मांगे हैं।
पूरे देश को सरकारी नौकरी चाहिए, पूरे देश को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। इन मांगों पे आप भारत बंद कर रहे हैं, इन मांगों पे आप आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये साफ समझ में आ रहा है। और इस बार परिवर्तन ये है कि किसानों को भी समझ में आ रहा है। वह किसान जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न पाता हुआ देख के निहाल है, वो जो स्वामीनाथन जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं, उनको भारत रत्न पाते हुए देख रहा है, तो वो साफ साफ ये समझ पा रहा है कि असली किसानी का हित चिंतन कौन कर रहा है और दरअसल चुनावी खेल कौन कर रहा है। अच्छा, आपने शुरुआत किया, मैंने साफ तौर पर मैं अभी भी मानता हूं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी सपोर्ट जो हमेशा कूद के आ जाता है। भाई, आंदोलन हो रहा था भारत में और खालिस्तानी कूद रहे थे इंग्लैंड में, खालिस्तानी कूद रहे थे यूएस में, खालिस्तानी कूद रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। तो खैर, उनका तो अपना एक तरीका है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कड़ाई से बैरिकेटिंग करके, क्योंकि इनकी तैयारियां भी गजब हैं सर, इन्होंने ट्रेलर्स लगा रखे हैं, ये जो है वो डंपर लेके आए हैं, उसके आगे बाकायदे इंतजाम किया इन्होंने, टीयर गैस से बचने का इंतजाम किया कि पुलिस अगर टीयर गैस मारेगी तो हम कैसे बचेंगे, ये सारा कुछ, यानी ये युद्ध की तैयारी से आए हैं एक तरह से। क्या सरकार भी ये अच्छे तरह से समझ गई है इनके इरादे क्या हैं और पहचान चुकी है कि आंदोलन दरअसल राजनीतिक आंदोलन है? और यही वजह है कि इस बार सरकार बेहद कड़े तेवर में दिखाई दे रही है। और अब तो पिछले 24 घंटों में इनके छोटे छोटे जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं उसमें विक्टिम कार्ड खेलते हुए देख रहे हैं, क्यों मार दिया, ऐ देखो जी, ऐ देखो की कर देता। तो क्या इस बार सरकार कहीं से भी गफलत में नहीं है और इनकी आइडेंटिटी को पहचान लिया गया है जैसे देश पहचान रहा है? सर, जब दुष्टों का संहार होता है ना, तो प्रजा प्रसन्न होती है। सर, जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का उन्मूलन किया योगी बाबा ने, तो बाबा का नाम पड़ गया बुलडोजर बाबा। सर, सरकार डिसिसिव होनी चाहिए, सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कड़ाई से दुष्टों को कंट्रोल करे, इससे आम जनता खुश होती है, आम वोटर खुश होता है कि चलो किसी ने इन दुष्टों को, इन अराजक तत्वों को सख्ती से कंट्रोल किया। तो सर, आज की तारीख में यदि इस अराजकता को केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या कोई भी सरकार, सर सच ये है कि आज पंजाब की जनता इनके आंदोलन से, इनके ये वाला आंदोलन तो नहीं, सर पंजाब में हर तीसरे दिन सड़क जाम, चक्का जाम, रेल जाम, हर तीसरे दिन, मतलब जंगल राज बिहार जैसा स्थिति ले आई है। तो सर, आम जनता त्रस्त है और यदि सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी तो सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार इस बात को जानती है। बिल्कुल, और मुझे भी लग रहा है कि सरकार ये साफ तौर पर जान रही है। अच्छा, सरकार के भी काम करने का गजब तरीका है। बहुत सारे आलोचक रहे हैं, जब किसान आंदोलन पार्ट 1 के बाद इन्होंने किसान बिल ऑल ऑफ सडन ले लिया, आप भी काफी विरोध में मुखर हो गए थे और बहुत सारे लोगों की ऐसी भावनाएं थी। ये माना गया था कि बिल्कुल इस तरह का इनको यूटर्न नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि इन तमाम समय में अब यह किसानों के नाम पर, जैसे कहते हैं ना कि एक समय आपने किसान नाम के शब्द को मजाक बना दिया, जिस तरीके पिछले 10 सालों में गिरोहबाजी कर करके सेकुलर नाम के वर्ड को मजाक बना दिया गया, इन लोगों ने किसान और किसानी नाम के वर्ड को भी, शब्द को भी मजाक बनाने का प्रयास किया। लेकिन ये समझ आम लोगों में स्टैब्लिश हो चुकी है और उसी के साथ इस बार जो सरकार का तेवर दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ बताता है कि ये राजनीतिक आंदोलन ही इसको मान रहे हैं। और जब मैं बार बार इसको राजनीतिक आंदोलन के साथ खालिस्तानी मिलाप वाला आंदोलन देख रहा हूं, तो उसकी खास वजह यह है कि जो 5-7 हजार लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिस अराजक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, भारत का झंडा जैसे कोई भीड़ में से छीन छीन के बाहर फेंक रहा है, खालिस्तानी झंडे वहां दिखाई दे रहे हैं, खालिस्तानी नारे लग रहे हैं, उधर विदेश में इनके लिए सिंपैथी और तमाम तरीके के कैंपेन शुरू हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ स्थितियां साफ दिखाई दे रही हैं कि आम आदमी पार्टी, अब उसमें कांग्रेस भी शामिल, कितनी है कितनी नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार दृढ़ संकल्पित है पूरी तरीके से। किसानों के नाम पर अब देश में कोई तमाशा नहीं खड़ा करने दिया जाएगा। ये साफ साफ इस किसान आंदोलन पार्ट 2
को हैंडल करते हुए सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है। बाबा जी, अंतिम में कैसे कंक्लूड करेंगे आप इस पूरे तमाशे को? सर, सरकार इनको दिल्ली नहीं घेरने देगी। ये सरकार जैसे पिछली बार सिंघू बॉर्डर पे जमावड़ा था ना, हरियाणा की सीमा में दिल्ली के बाहर सिंघू बॉर्डर पे, तो इस बार सर शंभू बॉर्डर पे ही जमावड़ा रह जाएगा। सरकार ने तय कर लिया है कि हम तुमको हरियाणा में घुस के दिल्ली नहीं घेरने देंगे, तो हरियाणा में तो नहीं घुसने देंगे खट्टर साहब, ये तय है। और सर हरियाणा के किसानों से, हरियाणा के जो पिछली बार इनके सहयोगी थे, इस बार वहां से सहयोग नहीं मिलना है इनको। क्यों? क्योंकि अगर इस बार भी उन्होंने सहयोग दिया तो सर जैसे कि मैंने बताया, एक ही जाट बिरादरी ही इनको सहयोग देती है, और अगर जाट सड़क पर उत्पात करता है तो 35 बिरादरी पोलराइज हो जाती है। कांग्रेस इस बात को समझती है, इसलिए जाटों को सड़क पर आना नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस नहीं आने देगी। तो जब हरियाणा के किसान, सो कॉल्ड किसानों से, सो कॉल्ड एजिटेटर्स से समर्थन नहीं मिलेगा तो ठीक है, पंजाब में सर अब चलेगा, ये देखें कै दिन चलता है पंजाब। बिल्कुल ठीक बात है सर, पंजाब का तो दुर्भाग्य ही है, हम तो अराजकता अब क्या हमको मिल गई है, हम ओढ़ रहे हैं। दुखद है सर। तो पंजाब जो अपनी, हाँ, पंजाब जो अपनी इतनी सारी, झेल रहा है सर, बिल्कुल पंजाब ठीक बात, सारा झेल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है बाबा जी। और वह पंजाब झेल रहा है जो अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो अपनी फूड डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो अपनी वेयरिंग डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो अपनी जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, वो पंजाब भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी ताकत है। और पूरे विश्व में पंजाब भारत को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कहते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। तो ये पंजाब के दिन देखना बहुत दुखद है, लेकिन इसी के साथ साथ यह साफ है कि भारत का एक एक जन, भारत का एक एक मतदाता यह जानता है कि राम मंदिर और राम लहर के बाद उपजी हुई जो प्रचंड सुनामी भारतीय जनता पार्टी और प्रेजेंट सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा मात्र है। और इसीलिए सरकार भी इसको एक राजनीतिक आंदोलन मानकर कुचलने पर आमादा है। और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सर, कि दिल्ली घेरने चले थे, पंजाब घिर गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये शायद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी राजनीतिक शैली जो है ना, इसमें आप कम्युनिज्म का भी एक फ्लेवर देख रहे होंगे। आप जो ये ग्रामीण भारत बंद के इनकी जो मांगे हैं, 10,000 पेंशन दे दो, मनरेगा में सबको मजदूरी दे दो, सर आपको कम्युनिस्टों का वो चूरन समझ में आ रहा है? तो ये जो शहरी नक्सली पार्टी है जी, कल मैंने एक वीडियो बनाई है रात को, उसमें मैंने अपनी तरफ, मैं भी किसान हूं, मेरा भी 3 एकड़ खेत है ना महापुर में, तो किसान तो मैं भी हूं, तो मैं भी, आप भी हैं किसान, तो सर हम दोनों किसान हैं। मैंने तो एक और मांग रख दी है कि देश का नाम बदल के वेनेजुएला किया जाए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और डिमांड्स हैं वो तो देश को वेनेजुएला बनाने वाली हैं, तो नाम बदल दो यार, होने दो वेनेजुएला, देखा जाएगा। ग्रीस रख लो, ग्रीस रख लो। हाँ, ग्रीस के बारे में आप याद है, वहां सर वामपंथियों की सरकार थी और बाल काटने, बार्बर बाल काटने के काम को खतरनाक काम की श्रेणी में डाला गया था, और उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलता था कि एक नाई बहुत खतरनाक काम करता है ना, खतरे वाला काम करता है, खतरे से खेलता है, वो बालों से जो खेलता है। बहरहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर इस समय जिस तरीके से वामपंथी हावी हैं उनके अपने एक एक क्रियाकलाप में, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तो बाई डिफॉल्ट जन्म से ही शहरी नक्सली पार्टी है। तो ये कुल मिला के एक राजनीतिक आंदोलन है जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, जिसको बड़ी सफलता से पंजाब में ही रोक दिया गया है। और बाबा जी की वो बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई बार आप खिलाने किसी और को चलते हैं, खेलना आपको खुद पड़ता है। पंजाब को खुद ही एक काकस में फंसा दिया है आम आदमी पार्टी ने, और ये एक इनकी और राजनीतिक विफलता सामने दिखाई दे रही है। बाबा जी आपने हमें समय दिया दर्शकों के लिए। किसान आंदोलन, दरअसल किसान आंदोलन ये शब्द ऐसा है कि लोग इसको अजीब तरीके से लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ साफ हो गई है कि किसान क्या है, किसानी क्या है, आंदोलन क्या है, राजनीति क्या है, और अलगाववाद क्या है, जिसमें खालिस्तान भी शामिल है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको बाबा रामदास जी के साथ हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें और बाबा रामदास दोनों को आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।